एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करेंगे नवंबर 2020 के एमसीक्यूज, मतलब नवंबर 2020 के जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द कंपाइलेशन सीरीज ऑफ नवंबर 2020। आज हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में और किस तरीके से आपको उनको टैकल करना है। क्लियर है? तो जो चीज़ें पहले मिस आउट हो गई थी, अब जो है इन एमसीक्यूज के थ्रू आपकी वो चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज। NNC के नाम से ये चैलेंज काफ़ी फेमस हुआ है। दिस इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, सेकेंड, इट विल सपोर्ट सिटीज टू डेवलप pilot and scale solutions that enhances the quality of life of young children, their caregivers and the families in the public realm। ये बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि इकलौता नहीं लॉन्च किया गया था, इसके साथ दो और इनिशिएटिव लॉन्च किए थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। जो ये पर्टिकुलर चैलेंज है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, इसमें बेसिकली फोकस किया गया है ऐसे बच्चों पर या फिर ऐसी फैमिलीज़ पर जिनके पास जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अभी प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी फैमिलीज़ जो पुअर हैं, जिनके पास अभी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ऐसे लोगों को हमें मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाना है और वी हैव टू प्रोवाइड सम क्वालिटी लाइफ टू देम। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये भी बिल्कुल सही है कि जितने भी सिटीज़ में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उनके रिगार्डिंग भी आपको ये सब प्रोवाइड करवाना है। And yes, this is also launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. Both these statements are correct. तो पूछा भी क्या है हमसे, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स ना। तो जब दोनों ही सही है तो आंसर है आपका बोथ 1 and 2। और अगर हम देखें, जब ये लॉन्च किया गया था नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, उसके साथ दो और इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे। फर्स्ट था आपका डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क साइकिल 2। बेसिकली जितना भी डेटा आपके पास है, चाहे वो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, चाहे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आने वाले लोग हैं, उस डेटा को असेस करने के बाद आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा असेसमेंट। एंड थर्ड था आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सिटी डेटा ऑफिसर्स, कि कैसे इन डेटास को आपको कलेक्ट करना है और कैसे इनको मैनेज करके असेस करना है और फिर अल्टीमेटली इसको पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करना है। तो ये 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे नवंबर 2020 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये आप ध्यान रखेंगे कि इनका बेसिक मकसद क्या था लॉन्च होने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 12th ब्रिक्स समिट विच हेल्ड इन नवंबर 2020। ब्रिक्स समिट थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अभी कौन सी मीटिंग हुई है? 12th मीटिंग हुई थी नवंबर 2020 में। स्टेटमेंट है दिस समिट वाज होस्टेड बाय रशिया। देखो ये फिजिकल मीटिंग तो नहीं थी, इट वाज अ वर्चुअल मीट, बट स्टिल कोई ना कोई कंट्री तो उसको होस्ट कर ही रहा होगा। तो इट इज होस्टेड बाय रशिया। सेकेंड, द थीम वॉज ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो हमें ये तो पता ही है कि भाई कोई भी जब समिट होती है तो वो कौन से नंबर की समिट है और उसकी थीम क्या है और बेसिकली किस कंट्री में वो ऑर्गेनाइज की गई है। ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। अगर हम ब्रिक्स समिट की बात करें तो ये 12th समिट है, होस्टेड बाय रशिया, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो थीम है, थीम भी इसकी करेक्ट है कि इट इज प्रमोटिंग द ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। कि भाई अगर स्टेबिलिटी एक रीजन में लेकर आनी है तो पूरे ग्लोब पर सिक्योरिटी जो है अवेलेबल होनी चाहिए, तो तभी सभी कंट्रीज की जो ग्रोथ है दैट कुड बी इंश्योर्ड। तो ये थीम भी बिल्कुल करेक्ट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 12th ब्रिक्स समिट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर है आपका बोथ 1 and 2, क्योंकि पूछा क्या है हमसे, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। ये अपने को क्लियर है, आंसर इज सी।
और इसके हल्का सा और चीज़ अगर हम जानना चाहें तो जो अगली ब्रिक्स मीटिंग होगी उसकी चेयरशिप किसके पास होगी, वो होगी इंडिया के पास, एंड विल होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट नेक्स्ट ईयर। तो जो नवंबर 2021 आएगा अभी, उसमें जो ब्रिक्स समिट होगी दैट वुड बी होस्टेड बाय इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी आ सकती है कि इंडिया कौन सी ब्रिक्स आगे आने वाले समिट को होस्ट करेगा, 13th है वो, ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट, वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट मॉस गार्डन वॉज ओपनड इन उत्तराखंड। इतना बता दिया गया है कि पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में तो है, बट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन नॉर्मल भी आ सकता है कि भाई किस स्टेट में है, तो स्टेट आपको पता है। डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो नैनीताल, देहरादून, मसूरी या फिर नन ऑफ द अबव। पहली बात तो यू हैव टू नो कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉस गार्डन। जो मॉस है बेसिकली है क्या। हम जब बात करते हैं ना कि भाई कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी कोई डाइवर्सिटी नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, जब धीरे धीरे उसमें बायोडाइवर्सिटी आनी शुरू होती है तो जो सबसे पहला प्लांट आता है वो होता है आपका मॉस, और जो सबसे पहला एनिमल आता है दैट इज लाइकन्स। तो ये मॉस बेसिकली आपके पायनियर कम्युनिटी के नाम से जाने जाते हैं कि किसी भी बेयर रॉक पर अगर बायोडाइवर्सिटी शुरू हो रही है आनी तो सबसे पहला प्लांट होगा मॉस। तो ये बेसिकली बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो प्लांट्स हैं, जिसमें स्टार्टिंग जो बायोडाइवर्सिटी की है वो यहाँ से होती है। तो ये एक तो मॉस गार्डन पहली बात तो लोगों को बताने के लिए है कि भाई हाउ दीज आर सिग्निफिकेंट, कि सिर्फ नॉर्मल ट्रीज या फिर नॉर्मल एनिमल्स ही सिग्निफिकेंट नहीं है इकोसिस्टम के लिए, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम, एंड साथ में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए भी, एक एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए भी ये गार्डन हम लोगों ने यूज किया है, लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई है कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो दैट इज इन दी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, है ना, कपूरथला में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अगर मतलब नहीं भी डिस्ट्रिक्ट याद रहता और वो जगह नहीं याद रहती तो कम से कम जो स्टेट है वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये अपने को क्लियर है। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं ये आप ध्यान रखेंगे कि भाई जो मॉस है वो क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है ना। चलो नेक्स्ट, Which state bagged the Best State Award in overall water conservation efforts in the second National Water Awards? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हर साल नेशनल वाटर अवार्ड्स को लॉन्च करती है और डिफरेंट स्टेट्स को रैंक देती है कि भाई आपने वाटर कंजर्वेशन के एरिया में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्ले किया है। तो इस साल जो सेकंड नेशनल अवार्ड्स हैं वाटर वाले, इसमें कौन से स्टेट को सबसे अच्छा स्टेट माना गया है इन दी कैटेगरी ऑफ ओवरऑल वाटर कंजर्वेशन? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये चारों स्टेट्स हैं, इसका जो आंसर है दैट इज ए तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पर है आपका राजस्थान। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है, ये जो अवार्ड्स हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है, और अभी कौन से अवार्ड थे, फर्स्ट थे या सेकंड थे या थर्ड थे। क्लियर है? तो तमिलनाडु इज दी बेस्ट स्टेट इन ओवरऑल वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान। ये रिसेंटली नवंबर में ही लॉन्च किया गया था। अगर हम देखें इसके बारे में, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है अंडर इट द गवर्नमेंट विल गिव एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बोथ टू EPF रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑन रिक्रूटिंग न्यू पीपल। देखो, जब भी आप बेसिकली जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो एम्प्लॉय का शेयर है वो कट होता है, उतनी परसेंटेज 12%, और उतना ही जो शेयर है वो एम्प्लॉयर जो बॉस है वो भी उसी खाते में जमा करवाता है, और बाद में ये आपका जो EPF है आपको मिल जाता है। तो जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ही जो 12% और 12% शेयर है सैलरी का, अब ये एम्प्लॉयर को देने की जरूरत नहीं है, सीधा कौन देगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और ये भी 2 साल के लिए देगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको आपने अक्टूबर 2020 के बाद रिक्रूट किया है।
है ना। तो कोरोना की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज डाउनफॉल में चली गई थी, कई सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, नए रिक्रूट्स तो कहीं से ही आने थे। इसीलिए एक इंसेंटिव है एम्प्लॉयर को, बॉस को, कि भाई आप नए एम्प्लॉयज़ लेकर आओ तो आपका वो जो खर्चा था 12% वाला वो हम लोग फिल कर देंगे। तो एक इंसेंटिवाइज कर दिया गया एम्प्लॉयर को टू रिक्रूट न्यू पीपल। तो ये सही है बिल्कुल कि भाई इसमें दोनों का ही जो कंट्रीब्यूशन है दैट वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 years। नेक्स्ट, इट विल कवर न्यू एम्प्लॉयज हुज मंथली वेजेस आर लेस देन 15,000। ये भी कंडीशन रखी गई है कि भाई ऐसा नहीं क्या 40,000 पर लोगों को रख लेंगे तो भी हम आपको ईपीएफ देते रहेंगे। इसका एक कंडीशन है कि भाई अगर किसी नए रिक्रूट की सैलरी लेस देन 15,000 है तो फिर हम सिर्फ उन्हीं के रिगार्डिंग ही 2 साल के लिए ये शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो पूछा भी क्या है हमसे, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। क्लियर है। बाकी जो हल्की सी चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे कि भाई खास करके टू द पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब इन द पेंडेमिक पीरियड फ्रॉम March 1 to September 30th इन एन EPFO रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट, और ये सब्सिडी होगी फॉर द 2 years ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि आफ्टर October 1, 2020 इन्होंने रिक्रूट किए हैं अंडर दिस स्कीम। क्लियर है अपने को ये। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान का मकसद क्या था, किस एम्प्लॉय को ये मिलना है, इसका बेनिफिट मिलना है, और क्या बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स हैं। चलो, तो आंसर आपका इसमें सी, बोथ स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। नेक्स्ट,